हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं कार्यपालिका की जो अवधारणा है, एक विचार के रूप में कार्यपालिका क्या है। हालांकि इसके कुछ जो व्यवहारिक पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और ख़ास तौर पर भारत के संदर्भ में। तो हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि शासन के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इससे पहले के वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के बारे में बात की है। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का मुख्य काम तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित जो कानून है उनको लागू करना है। जो एक परंपरागत विचार है ये, और ये माना जाता है कि ये कार्यपालिका का पहला काम है। जिस तरह व्यवस्थापिका का पहला काम कानून का निर्माण करना, उसी तरह कार्यपालिका का जो प्राथमिक दायित्व है वो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित जो कानून है, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो संसद द्वारा जो पारित कानून है उसको लागू करना। उदाहरण के लिए, जैसे संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार कानून को पारित कर दिया। अब ये कानून लागू कैसे होगा, ये काम कार्यपालिका का है। अर्थात पहले तो ये देखा जाएगा कि किस विभाग से संबंधित है, तो ये शिक्षा विभाग से है तो ये केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय के पास जाएगा। वो अपने राज्यों का जो शिक्षा विभाग है उससे संपर्क करेगा। राज्य उसके अपनी जो परिस्थितियों के हिसाब से उस कानून को अप्लाई करेंगे, और वो फिर टीचर के दायित्व भी उसमें तय हो जाते हैं, संस्था प्रधान के भी, और जो शिक्षा मंत्री है उसके भी। ब्यूरोक्रेट्स भी उसी में आ जाते हैं जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये सब लोग मिलके उस कानून को अमली जामा पहनाते हैं। तो ये कार्यपालिका का बेसिक काम है। अब बात आती है कि कार्यपालिका में शामिल कौन होते हैं। देखो, ये भी काफ़ी कुछ हद तक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या कोई और रूप है, इस आधार पर तय होता है कि कार्यपालिका में कौन कौन लोग शामिल होंगे। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद शामिल होती है, और फिर नौकरशाही में सीनियर आईएएस अधिकारी जो प्रधान सचिव होता है, उससे भी जो बड़ा गृह सचिव, वहाँ से लेकर और नीचे चपरासी तक, वो सब कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। और भारत का राष्ट्रपति तो एक ऐसा पद है जो कार्यपालिका में भी शामिल होता है और व्यवस्थापिका में भी शामिल होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। उसी तरह आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य भी, उसका व्यवस्थापिका का भी हिस्सा होता है और कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। व्यवस्थापिका का हिस्सा इसलिए है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई भी कानून, कोई भी बिल, विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर नहीं करते हैं, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिसूचना जारी होती है उस कानून के लागू करने की। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम,
तो 5 अगस्त 2019 को पारित हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन वो लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से, तो उसकी अधिसूचना उस समय जारी हुई। तो ये दोहरी भूमिका होती है। अब हम कार्यपालिका के जो काम हैं उन पर चर्चा करने से पहले एक बार ये देखते हैं कि दुनिया में कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं, या अलग अलग जो मॉडल हैं डेमोक्रेसी के में, उसमें कार्यपालिका किस तरह से काम करती है। तो जब हम कार्यपालिका के प्रकारों की बात करते हैं तो हमारे सामने जब संसदीय मॉडल की बात आती है तो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर है वो उभर कर आता है। नाम मात्र की कार्यपालिका से अभिप्राय है कि जिसमें सांकेतिक रूप से तो कार्यपालिका शक्तियाँ निहित की गई हैं, लेकिन व्यवहार में प्रयोग उनकी ओर से कोई और करता है। ये ब्रिटेन की महारानी या भारत के राष्ट्रपति की यही स्थिति है, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करता है, कुछ आपराधिक मामलों को छोड़ दें, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो यह वास्तविक कार्यपालिका संसदीय मॉडल में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल फैसले लेते हैं और उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति जी उन पर अपने सहमति देते हैं। वो एक आध बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये माना जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह माननी ही पड़ती है। और ये भी कहा गया है इसीलिए कि राष्ट्रपति ने पद पे रहते हुए जो सरकारी काम किए, अगर वो फैसले गलत होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो गलत हो, क्योंकि उसके फैसले अपने नहीं हैं। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा हमेशा कि जब इमरजेंसी लगी थी इस देश के भीतर आंतरिक आधार पर, जिसे सशस्त्र विद्रोह का जो आधार बनाया गया था आंतरिक अशांति, तो फिर बाद में चेंज किया गया उस शब्द को, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के रूप में पेश किया गया बाद में। तो उस दौरान राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी और राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। लेकिन कभी भी उस डिसीजन की आलोचना में इंदिरा गांधी को ही सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़ा किया जाता है, कभी फ़खरुद्दीन अली अहमद पर सवाल नहीं उठाए जाते। तो ये अंतर होता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के दो रूपों में, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। दूसरा एक होता है स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका, या जिसे हम जो अस्थायी कार्यपालिका है उसे राजनीतिक कार्यपालिका कह देते हैं। उसमें वो लोग आते हैं जो राजनेता होते हैं और चुनाव लड़के वो कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं। अगर वो संसदीय व्यवस्था है तो उसमें वो पहले व्यवस्थापिका का हिस्सा बनेंगे, फिर व्यवस्थापिका से उनका चुनाव कार्यपालिका में होगा। इसी तरह अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है तो पहले राष्ट्रपति का चुनाव होगा, फिर राष्ट्रपति अपने पसंद से किसी भी व्यक्ति को जो किसी खास मामले का जानकार है उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेगा। तो ये जो कार्यपालिका है ये राजनीतिक कार्यपालिका होती है। इसको अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 साल के लिए होती है, और संसदीय व्यवस्था में तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपने 5 साल पूरे भी करें। कभी भी व्यवस्थापिका में, ख़ास तौर पे निम्न सदन में सरकार के विरुद्ध में, कार्यपालिका के विरुद्ध में अगर
अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो वहीं राजनीतिक कार्यपालिका समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक इसी दौरान मुझे एक और बात याद आ रही है कि आमतौर पर जैसे हम जब सरकार की बात करते हैं मीडिया में, सिविल सोसाइटी में, राजनीतिक बहसों में, चर्चाओं में, तो वहाँ सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से। लेकिन राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते या हम खास शब्दावली में जब बात करते हैं राजनीति विज्ञान की, तब सरकार का मतलब होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जब भी हम ये कह रहे थे कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है, ये तो हमारा सीधा टारगेट प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। हम ये सवाल ना तो व्यवस्थापिका पर कर रहे होते हैं और ना ही जुडिशरी पर कर रहे होते हैं। तो ये दिन प्रतिदिन के जीवन में इस चीज़ का जो ध्यान रहे। तो ये बेसिक रूप से कार्यपालिका का जो हमने एक अंतर आपको बताया है। जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसे नौकरशाही भी कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका में जो कार्मिक होते हैं वो कोई चुनाव लड़के नहीं आते हैं, बल्कि वो अलग अलग परीक्षाओं में पास होते हैं, उनकी अपनी योग्यता का परीक्षण होता है और वो 60 साल की उम्र तक उनका पद बना रहता है और इतनी एज तक वो काम करते हैं अपने पद पर रहकर। उसमें आईएएस से लेकर चपरासी तक उसमें शामिल है। और जो नौकरशाही है उस पर राजनीतिक कार्यपालिका सुपरसीड करती, ऊपर होती है। अर्थात जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं तो इनके ये तो राजनीतिक कार्यपालिका है और इसके जस्ट बराबर में होंगे मुख्य सचिव, जो सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। और लेकिन मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को निर्देश नहीं देंगे, बल्कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को निर्देश देंगे कि ये काम कराना है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो फिर लोकशाही नहीं रहेगी, फिर नौकरशाही हो जाएगी। इसीलिए नौकरशाही लोकशाही के निर्देशों पे काम करे, इसीलिए लोकतंत्र जिंदा रहता है। और इसीलिए जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसको नौकरशाही से ऊपर रखा जाता है, उसको उसके निर्देशों के अनुरूप काम करना पड़ता है। तो ये बेसिक इनका अंतर था। अब बात आ रही है कि एकल और बहुल कार्यपालिका का भी अंतर है। एकल कार्यपालिका के से अभिप्राय है कि कार्यपालिका का प्रमुख एक व्यक्ति होता है, सबसे ऊपर चेहरा, उसके साथ सहयोगी मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में और लोग होते हैं। बहुल कार्यपालिका से अभिप्राय है कि शीर्ष पद पर बैठे जो व्यक्ति होते हैं वो एक नहीं होता है, बल्कि कई लोगों का एक समूह होता है और सबकी पैरेलल स्थिति होती है। उसमें कोई भी किसी से प्रधान नहीं होता है। जैसे संसदीय व्यवस्था में अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री अपने बराबर के मंत्रियों में प्रधान है, प्रमुख है। लेकिन अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वह बहुल कार्यपालिका है। वहाँ जो भी 7, 8, जो 9 या जो लोग शामिल होते हैं कार्यपालिका में, वो रोटेशन से उनका चेंज होता रहता है। एक साल ये रहेगा और उनकी सबकी बराबर पोजीशन होती है एक तरह। तो ये भी एक अंतर है। अब हम बात करते हैं कि कार्यपालिका के और काम कौन कौन से हैं। जैसे हमने बेसिक काम तो बताया कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना है, लेकिन ये जो हम बात बता रहे हैं ये राजनीति विज्ञान की बहुत परंपरागत जो अवधारणाएं हैं, शुरुआत में जो निकली थी वहाँ से बता रहे हैं। आधुनिक समाजों में संस्थाओं का विकास हुआ है, समाज आगे बढ़ा है, तो कार्यपालिका को और भी दायित्व निभाने पड़ रहे हैं और वो केवल व्यवस्थापिका के निर्देशों की ही पालना नहीं करती है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की ही पालना नहीं करती है, अपितु न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेशों की भी पालना करती है। और संविधान में ये प्रावधान भी किया गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो न्यायिक अवमानना का मामला बन जाएगा। तो ये भी उसका एक काम हो गया है। और अलग अलग समय पे जो कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार को निर्देश देते रहते हैं
और वो व्यवस्थापिका को भी निर्देश देते रहते हैं। और इसको लेके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हमेशा न्यायपालिका पर आरोप भी लगाती रहती हैं कि न्यायपालिका है वो अति सक्रिय हो गई है और वो अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर आकर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर करने लगी है। तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। हालांकि न्यायपालिका ये हमेशा ये मानती रही है कि उसे ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका उन दायित्वों का ठीक से जब निर्वहन नहीं करती हैं जो उन्हें संविधान में दिए गए हैं, तब न्यायपालिका को संविधान का कस्टोडियन होने के नाते इनसे ये कहना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है। इस पे अपनी बहस है, किसी दिन हम इस पे बात करेंगे, तब इसको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो ये बेसिक रूप से कार्यपालिका के काम है। एक और जो काम है कार्यपालिका का वो है, और सबसे प्रमुख काम भी है, कि शासन का संचालन करना। इस देश के शासन चलाने की जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका की है। शासन चलाने का मतलब है कि लोगों तक जन कल्याणकारी सुविधाओं को पहुंचाना, देश की व्यवस्थाओं को संभालना। तो इसमें अलग अलग सरकार के विभाग होते हैं, उसमें मंत्री होते हैं, वो अपने विभागों का काम देखते हैं और व्यवस्थापिका में उनके प्रति सवाल जवाब करते हैं, उनकी अपना उत्तरदायित्व तय करते हैं। जैसे वही मानव संसाधन मंत्रालय है, वो देश में शिक्षा व्यवस्था की बात करेगा। हालांकि अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया अभी। इसी तरह से गृह मंत्रालय है, वो कानून व्यवस्था देखता है, और वित्त मंत्रालय है वो फाइनेंशियल मामले देखता है। तो ये मामला है। दूसरी जो बात है इसमें, जो कार्यपालिका है वो कानून निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाती है। कानून निर्माण में जो भूमिका से अभिप्राय है कि आमतौर पर कानून निर्माण का काम तो व्यवस्थापिका का है, लेकिन कुछ हद तक और अलग अलग जो लोकतंत्र के मॉडल हैं वहाँ कार्यपालिका भी कानून निर्माण के कार्यों में अपनी भूमिका निभाती है। जैसे हम बात करते हैं भारत की, एक शब्द आप सुना होगा भारत में, प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब, एक दूसरा शब्द भी आपने सुना होगा, सरकारी विधेयक। तो जो प्रदत्त व्यवस्थापन में तो क्या होता है कि जैसे ब्यूरोक्रेट हैं वो कानून का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, क्योंकि कई कानून इतने जटिल होते हैं कि व्यवस्थापिका में जो लोग हैं वो वैसे तो लोकप्रिय होते हैं लेकिन तकनीकी मामलों की जानकारी नहीं होती है। इसलिए कार्यपालिका में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीनियर जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो विधेयक तैयार करते हैं और उस विधेयक को फिर जो मंत्री है वो व्यवस्थापिका के पटल पर रखता है, जैसे संसद के पटल पर कहते हैं। तो ये काम उधर से हो जाता है। जो सरकारी बिल है वो किसी मंत्री की ओर से आता है संसद के पटल पर, गैर सरकारी बिल या विधेयक है वो किसी सांसद की ओर से आता है। ये इनका बेसिक अंतर होता है। हालांकि पारित होने के बाद उनका फिर कोई अंतर नहीं रह जाता, फिर वो एक ही बात है। तो ये एक काम है। हाँ, और इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में हम आप बात करेंगे तो वहाँ भी कार्यपालिका के द्वारा विधेयक संसद में रखे जा सकते हैं और रखती हैं, और उनका अनुमोदन भी वहाँ से होता है। तो अलग अलग मॉडल हैं जो लोकतंत्र के, तो उनमें कार्यपालिका की भूमिका भी अलग अलग तरह से कानून निर्माण में रखी गई है। हालांकि मुख्य भूमिका तो व्यवस्थापिका को ही निभानी होती है। दूसरा कार्यपालिका का काम है कि वो विदेश संबंधों का संचालन करे। विदेश मंत्रालय होता है, उसमें विदेश मंत्री होता है, उसमें अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, राजनयिक विदेश सेवा के अधिकारी भी होते हैं। ये सब ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। और जो विदेश मंत्री है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, जो सबसे ऊपर है। और आज जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, तो ये सब काम करते हैं। और कूटनीतिक
अपनी समझ के आधार पर दुनिया में अपने बेहतर रिश्ते कायम करते हैं। कार्यपालिका के कुछ न्यायिक कार्य भी हैं, जैसे जो राष्ट्रपति के जरिए होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला, उनका स्थानांतरण करने का मामला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी को अगर कोई दंड दिया गया है तो उस दंड में फेरबदल करने का, कम करने का जो मामला है, अधिकार है, वो दिया गया है राष्ट्रपति जी को, जो कार्यपालिका का हिस्सा भी होते हैं। तो ये बेसिक रूप से कार्यपालिका के काम हैं और मुझे लगता है कि आप कार्यपालिका की जो अवधारणा है उसको समझ पाए होंगे। क्लासरूम में जब हम मिलेंगे तो इसे और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।